अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद जाना माना पैनल डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलमान गनी साहब, बयाज ज़मीर और खावर घुमन। नाज़रीन, पिछली दहाई में हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, एक नासूर है जो पाकिस्तान को खा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई, अपोजिशन का ये कहना है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नाअहली है। किस्सा मुख्तसर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्दाब है मसाइल का जिससे हम निकल नहीं पा रहे, कोई सिरा कहीं हाथ नहीं आ रहा। ऐसे में चीफ जस्टिस साहब का एक अहम बयान सामने आया। एक केस की समाअत के दौरान उनका ये कहना था कि झूठ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सब लोग धोखा देते हैं। उन्होंने केस की समाअत के दौरान ज़ाहिर रेलेवेंस थी, वहाँ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना रेलेवेंट है पाकिस्तान के अब तक के हालात से। ज़िम्मेदार क्या यही बात है, हकीकत से करीब है ये बात? अयाज साहब देखिए, थोड़ा सा तफरीक करना पड़ेगा। झूठ की कई नौइयत होती हैं। एक रियासती झूठ होता है जो रियासतें बोलती हैं, एक माशरे में झूठ होता है। जहाँ तक माशरे में और ज़ाती झूठ है, उसकी माशाअल्लाह यहाँ पे वाफर मिकदार हमारे माशरे में है। सिर्फ अदालती निज़ाम की बात नहीं है, वहाँ पे ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वकला ज़्यादा झूठ पे मबनी बात कर रहे हैं या गवाहान कर रहे हैं। सच्ची वारदात भी होती है, लेकिन जब तक झूठ का सहारा ना लिया जाए तो वो जो है केस मुकम्मल नहीं होता। और गवाहान और वकला जो है, रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, लेकिन मुश्किल हो जाता है कि आप ये फ़ैसला करें कि किस मार्केट में ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतें, झूठ, वो जो है माशरे में हमारा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफ़िक़त भी बहुत है, दिखावे की बातें और करने की बातें और। ये तो यहाँ पे इसमें हम, मेरा ख्याल है बहुत ऊंचा हमारा मेयार है। जहाँ तक रियासती झूठ है, वो तो और कौमें जो हैं हमसे ज़्यादा अच्छी तरह बोलती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं। इराक़ पे अमेरिका ने हमला करना हो तो सारा झूठ का सहारा लिया जाता है। कोलिन पावेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं तो ऐसी ऐसी वो फिल्मी वो जो एक पूरी दास्तान वहाँ पे बयान कर देते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने वियतनाम पे बमबारी या लाओस पे बमबारी शुरू करनी हो तो सारा का सारा ड्रामा किया जाता है। प्रेसिडेंट जॉनसन ने नॉर्थ वियतनाम पे बमबारी के लिए एक कांग्रेस से रेजोल्यूशन पास करानी है तो मशहूर ज़माना तब इंसिडेंट हुआ था गल्फ ऑफ टोंकिन का। हमला वियतनामी बेड़ों ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बना दिया कि ऐसा यहाँ पे हुआ है। तो रियासती झूठ जो है, जब बोलना हो चाहे गलत मकासद के लिए या रियासत का आप समझे मुफाद के लिए, उसमें और अक़वाम हमसे ज़्यादा है। माशरती झूठ और ज़ाती झूठ माशाल्लाह उसमें तो हम बैकफायर करते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप डॉन लीक्स को देख लें, दूसरी मिसालें देख लें, हम बैकफायर करते हैं, अपने कौमी मफाद के लिए बात नहीं करते। जो मिसालें आपने दी उसमें रियासत ने अपने फ़ायदे का सोचा, जिस रियासत ने नहीं। देखिए, डॉन लीक्स वाली बात तो ऐसे हुई कि जैसे विकी लीक्स वहाँ पे हो गई ना। डॉन लीक्स का नहीं, डॉन लीक्स और चीज़, आई एम सॉरी, डॉन लीक्स और चीज़ है बिल्कुल। डॉन लीक्स तो ऐसे हुई थी, वो झूठ नहीं था, वो एक बेवकूफ़ी थी कि एक दास्तान, उसका कोई इनकार कोई नहीं कर रहा कि उस पकड़ क्यों रहे हैं। मियां साहब की एक वो खास बात करने मौका भी नहीं जा रहा है, आपने जरूर उसे पकड़ना। जी अच्छा, सलमान साहब कितने हकीकत से करीब है चीफ जस्टिस साहब मुल्क के हालात के तनाजुर में? देखिए, ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि हम झूठ बोलते हैं, और ये मामला सिर्फ हमारे तक नहीं, जैसे अभी यहाँ सब जिक्र कर रहे थे दीगर ममालिक का कि वो बैरूनी महाज पे हमले करते थे तो झूठ बोलते थे। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि वो दीगर ममालिक पर हमले करते हुए झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने कौमी मफाद में या अपने मुल्क के अंदर
آپ کے سامنے واٹر گیٹ اسکینڈل تھا، نکسن صاحب جو ٹیپس کی گئی تھی اس میں انہوں نے جھوٹ بولا، انہیں ریزائن کرنا پڑا. اور پھر ایاز صاحب کلنٹن اور مانیکا کا کیس، اس میں وہ جرم نہیں تھا، وہ جرم نہیں تھا، انہوں نے غلط بیانی کی تھی تو قوم نے معاف نہیں کیا. اور ہم اپنی اشرافیہ کی طرف دیکھیں، میرا خیال یہ تفریق ہمیں کرنی نہیں چاہیے کہ مولانا مودودی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر شخص کو سچا سمجھ کے اس سے بات کریں، اور اگر اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اسے جھوٹا کہیں. آج تو بڑی بدقسمتی سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم ہر شخص کو جھوٹا سمجھ کے اسے معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ سچا ثابت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ سچ ہے. کہ بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک نزیاتی مملکت کہتے ہیں، امت ہم اس کی ہیں جن کے بدترین دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص سچا اور دیانتدار ہے. اور ہماری سیاسی لیڈرشپ میں اگر دیکھیں کہ قائد اعظم کے بارے میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو جلسے میں خطاب کر رہے تھے کر انگلش میں رہے تھے، وہ ایک منچلا جناب بھنگڑا ڈال رہا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بات تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے. اور میں نے اکثر یہ فکرہ یہاں پر کہتا ہوں کہ کوئی شخص دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ پاکستان میں کوئی ایک لیڈر ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص سچ بولتا ہے، دیانتدار ہے. سنتے ہم بہت ہیں، دیکھیں زرداری صاحب صدر بنے تو انہوں نے کہا یہ معاہدے جو ہیں یہ قرآن اور حدیث ہیں. پھر ہمارے آج کے موجودہ پرائم منسٹر، مجھے یاد پڑتا ہے مینار پاکستان پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یو ٹرن کوئی گناہ تو نہیں ہے. اسی طرح ماضی کے حکمران دیکھ لیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنی ساکھ گنوائی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی دنیا کے اندر ہم اسرائیل اور پاکستان نزیاتی مملکت ہیں. ہم کس طرح کی نزیاتی مملکت ہیں کہ ہماری لیڈرشپ، اور لیڈرشپ صرف سیاسی نہیں ہے. دیکھیں اگر چیف جسٹس صاحب نے آج یہ بات کی ہے تو جسٹس افتخار چودھری کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس عدلیہ کی آزادی کی بات کی تھی، بعد میں عدلیہ کو انہوں نے کس طرح استعمال کیا اپنے خاندان کے لیے. تو یہ معاملہ صرف سیاستدانوں تک موجود نہیں ہے، ہماری تمام اشرافیہ تک موجود ہے. صحافی بھی، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں جی میں کہا سلمان صاحب ایک مثال کو نون لیگ کی لیڈرشپ بھی دے دیں، آپ پیپلز پارٹی بھی ہو گئی. وہ آپ لندن میں کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے؟ آپ کے اطمینان کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے مل نہیں رہی. انہوں نے بھی جھوٹ بولے ہوں گے، میں تو کہہ رہا ہوں ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے. بات یہ کہ یہی سب سے بڑا لمحہ فکری ہے، اور ہم اپنے آپ کو قوم کہلاتے ہیں اور نزیاتی مملکت کہلاتے ہیں. سب کے لیے میں سمجھتا ہوں سوچنے کا مقام ہے. کم از کم رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن پروفیسر صاحب دیکھیں، صرف اشرافیہ ہی جھوٹ بولتی ہے، عوام جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں یہ تو کشیدگی ہے، وہیں سے آتے ہیں اوپر. دیکھیں ہر لیول پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک چیز آپ غور کریں، ہر شخص ہم میں سے یہ کہتا ہے انصاف ہونا چاہیے، جی سچ بولنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب سب لوگ سچ بولنے کی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود سچ نہیں ملتا اور جھوٹ ملتا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ اور ناانصافی پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے آپ کے معاشرے کے اندر. بے ایمانی یا جھوٹ بولنا لویسٹ لیول سے شروع ہوتا ہے اور وہ ٹریول کر کے ہائیسٹ لیول تک جاتا ہے. نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر لیول پہ آ کے، لیکن بات وہی ہے. اور اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیڈران ہیں معاشرے کے، سیاسی لیڈر، معاشرتی لیڈر، ہر پروفیشن میں پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہے. ان کا اپنا پرسنل کنڈکٹ کیا ہے؟ اگر وہ ان کا پرسنل کنڈکٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا فائدہ مجھے مل جائے اور ہر جگہ میری ہی پرومیننس ہو، تو یہ خود غرضی کا جو تصور ہے، یہ اگر انسان کی زندگی میں عملی شکل میں آئے گا تو جھوٹ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. مختلف لوگوں سے بات بھی کی کہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا فوجی حکمران یا کوئی ایسا بہت بڑا جمہوریت پسند پیدا ہوا ہے جس کے سامنے اس کی کوئی غلطی رکھ دی گئی ہے اور اس نے وہ مانا ہے کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا میں پبلک آفس چھوڑ رہا ہوں. ہمارے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لیڈرشپ پہ ساری کی ساری بات آتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے چیزیں آتی ہیں، یہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا رول ماڈل ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور کہیں کہ ہاں یار یہ بات ہے، اگر غلطی ہوگی ہے تو غلطی ایکسیپٹ کریں.
ہم نے سب سے زیادہ ظلم اس ملک کے ساتھ ہماری جو اشرافیہ نے یہ کیا، اور تمام اس میں شامل ہیں، بوتھ ملٹی ڈکٹیٹرز ایز ویل ایز جمہوریت پسند، انہوں نے اداروں کو پوری طرح رگ کر دیا ہے، ان کو پوری طرح ان کو بدحال کر دیا ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جن کا کام ہے ان کے جھوٹ کو سامنے لے کے آئیں، انرتھ کریں، وہ بھی انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں، لہٰذا وہ پھر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کا سارا جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہر شخص جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ اب اس چیز کو بڑی بیماری سمجھتا نہیں ہے، کوئی بڑی بات سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کوئی جھوٹ ہے۔ اور باقی جہاں پہ سلمان غنی صاحب نے بات کی، اب دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے دو جو نوجوان لیڈران ہمارے سامنے آنے والے ہیں، مریم صفدر صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی تربیت ہو رہی ہے ان کے والدین کی طرف سے، ان کو بیچاروں کو ایک بیانیہ بلڈ کرنا پڑ رہا ہے، کس بات کے اوپر؟ کاش وہ اپنی سیاست بلڈ کرتے، کسی نظریے کو لے کے آگے چلتے۔ ان دونوں کی سیاست اسی بات پہ ہے کہ جی میرے والد صاحب نے چوری نہیں کی، دوسرا بھی یہ کہتا ہے جی میرے والد صاحب نے چوری نہیں کی۔ کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے صاحب جس پہ یہ جانچا جا سکے سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں کچھ تھوڑی سی بات سمجھنی چاہیے۔ جو جناح صاحب کی مشہور زمانہ سپیچ ہے اگست 11 کی، جب انہوں نے کہا تھا کہ مندر نہیں اور اب مسلمان ہندو جو بھی ہیں ریاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آدھی سپیچ اس کے بارے میں ہے، آدھی سپیچ وہی والی کرپشن اور اقربا پروری کے بارے میں ہے۔ اور جناح صاحب وہ فی البدی تقریر کر رہے تھے، 3-4 دن بعد پاکستان بننا تھا، تو وہ ہجوم ایک خیالات کا ان کے ذہن میں آیا، تو وہ جو اصلی جناح تھے پہلے والے، وہ سیاسی طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ مندر جائیں، مسجد جائیں، آپ کا کوئی فرق نہیں ہے، کاروبار ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا وہ مذہب ہوتا ہے لیکن کاروبار ریاست سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کرپشن اور اقربا پروری پہ کہا کہ ہمارے کلچر میں وہ کوٹ کے پڑی ہوئی ہے، اسے ہمیں نکالنا ہوگا۔ یہ جو ہم جھوٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں، ہمارے معاشرے پہلے ہی 18ویں صدی میں جب انگریز شروع کے آئے، ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہو چکا تھا، مسلمان سلطنت نیچے کو جا رہی تھی، مسلمان ہر جگہ چاہے مغل تھے چاہے اور تھے پورے ہندوستان میں پٹ رہے تھے، سکھ پنجاب میں آ گئے تھے، جٹ تھے، روہیلا تھے، مراٹھے تھے، ہماری جو ہے سلطنتیں نیچے جا رہی تھی۔ یہ جو ماڈرن پولیٹیکل تھیوریز ہیں اگر برصغیر میں آئیں تو وہ انگریز ساتھ لے کے آیا۔ جو رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہمارے معاشرے میں تو تھی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہے کہ کوئی سیوک سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ ٹکٹ کلیکٹر لاہور کی ڈبل ڈیکر بس پہ ہے تو اسے ٹکٹ کاٹنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، کہ ریلوے پہ ٹکٹ ہے وہ چیک کرے گا، وہ پیسے جیب میں نہیں ڈالے گا، کہ مال روڈ لاہور پہ ٹریفک چیک کی جائے گی اور کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ یہ انگریزوں سے آیا کہ قانون جو ہے ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ ہے اور یہ پیمانہ ایویڈنس ہوگا، گواہی ہوگی اور ایسے فیصلے ہوں گے، یہ ہماری ایجاد کردہ چیزیں نہیں تھیں۔ پی پی سی ہم نے نہیں بنایا، پاکستان پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ ہم نے نہیں بنایا۔ انگریز جب یہاں پہ آیا، انگریز حاکم تھا، انگریز یہاں پہ حکومت کر رہا تھا، ہم محکوم تھے۔ جب انہوں نے قانون بنایا تو انہوں نے کہا یہاں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ انگریز عدالتوں میں پولیس افسر کی گواہی مانی جاتی ہے، ایڈمیسبل ہے ان اے کورٹ آف لا۔ انگریزوں نے جب یہاں جو حاکم تھے، پولیس ان کی تھی، حاکم وہ تھے، پولیس ان کے ماتحت تھی، انہوں نے کہا یہاں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اب تک جو ہمارا قانون ہے انگریزوں نے دیا تھا کہ پولیس کی گواہی اس قابل قبول عدالت میں نہیں ہے، آئی جی پنجاب بھی ہو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، کہ ان کا یہ تو یہاں سارا کا سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ لیکن عدلیہ کا ریکارڈ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں عدلیہ کے ریکارڈ کی بھی بات کرتا ہوں۔ ابھی ایاز صاحب جو انگریزوں کا حوالہ دے رہے ہیں، ہماری بھی کچھ اپنی روایات ہیں، اقدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگ تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں کو تصور ہی نہیں تھا جھوٹ بولنے کا۔
फिर ऐसा ऐसा देखे ना माशरती जो आते गए रुझानात नहीं, सलमान बच्चों साहब, कहा जाता है मसलहत के तहत झूठ बोला जाए। मसलहत क्या होती है? मैं वही बताता हूँ ना कि जब आप बच्चे को कहते हैं कि बेल होती है कि जाके कह दें कि आपके पापा घर नहीं है, तो वहाँ से वो सीखना शुरू करता है ना। तो ये सिखाता कौन है? हम खुद मुजरम हैं। बात ये कि ये जो अंग्रेज़ का हवाला नहीं है, हमें अपना हवाला, अपनी तारीख़ का हमें हवाला देना चाहिए कि हमारी जो नज़रियाती तरबियत आज तक ख़त्म है। मेरे से अगर पूछा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मुआशी बुरान, इक़्तिसादी बुरान, इंतज़ामी बुरान, सबसे बड़ा बुरान पाकिस्तान का अखलाकी बुरान है। हमारे यहाँ अखलाकियात तो ख़त्म होगी। मैंने इसलिए तो कहा था कि हर शख्स दूसरे को झूठा समझता है और उसका सच साबित होता है, या कोई वो ऐसी बात करता है जिससे वो मुतासर होता है तो वो कहता है इस शख्स का करैक्टर है। जहाँ तक अपने अदलिया की बात की है, चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हकीकत है जिसका, और हमारी अदलिया के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर क्या झूठ नहीं चलता। चीफ जस्टिस साहब ने पिछले दिनों जब गवाहों की बात की थी, भाई गवाह ये माफियाज हैं, वहाँ पर आप पैसे दें, आपको गवाह वहाँ पर भुगता दिए जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम भी हमारा कोलैप्स कर चुका। हम माने या ना माने, मैंने नहीं कहा कि जी क्या हम लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमें इतराफ़ नहीं करते। हर शख्स अपने आप को पारसा बनने की कोशिश करता है, अपने मफादात के लिए हम झूठ बोलते हैं। जब हम किसी मसलत इक़्तिदार पर पहुँच जाते हैं या ज़िम्मेदारी पर पहुँच जाते हैं, वो सारे झूठ हमारे लिए सच बन जाते हैं और फिर हम उन्हें आगे चलाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हम माशरा इस नहज पे आके खड़ा और मुल्क भी इस नहज पे खड़ा। ये आपको जो देखना होता है, ये देखें कि माशरा ज़वाल पजीर है। जो माशरे ज़वाल पजीर होते हैं उनमें इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। ये इंटरडिपेंडेंस, इस किस्म के मसाइल की वजह से ज़वाल पजीर होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ इंटरडिपेंडेंस, ये दोनों चीज़ें हैं कि इस किस्म के मसाइल की वजह से माशरा ज़वाल पजीर होता है, और जब माशरा डीजनरेट करता है तो फिर इस किस्म की बीमारियाँ बढ़ती चली जाती हैं। जब तक कि कोई आके आपकी कॉन्शंस को ना झंझोड़े, कोई आके आप में ये एहसास पैदा ना करे कि आपको एक बुनियाद की लिमिट से नीचे नहीं गिरना। देखिए, झूठ तो हर माशरे में बोला जाता है, सिर्फ देखना ये होता है कि बुनियादी खसूसियत माशरे की झूठ बोलना है या सच है। अब डिस्ट्रस्ट है या ट्रस्ट है। हमारे माशरे में डिस्ट्रस्ट है और झूठ है। जो बहुत से तरक्की पजीर माशरे हैं, जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, उनमें आपको बुनियादी खसूसियत सच होगा, एक मिनिमम और लेवल की ऑनेस्टी आपको मिलेगी, उसके बाद उसकी आप सेराबंदी आगे पीछे करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि इस बात पे ज़ोर नहीं दिया जाता, इस बात की इस्लाह नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चों को जो तालीम देते हैं हाई स्कूल के लेवल पे, वहाँ पे एक तो सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ाइए। सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी जहाँ हकूक़ हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। अगर माशरे से मैं कुछ चीज़ मांग रहा हूँ तो माशरा भी मुझसे कुछ चीज़ें मांगता है। जब तक आप बच्चे में ये एहसास पैदा नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी का एहसास भी साथ नहीं रखते कि आपको सज़ा उसी वक्त मिल सकती है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचपन से माशरे ने पढ़ानी है, वालिदैन ने पढ़ानी है, तालीम ने पढ़ानी है, माशरे ने पढ़ानी है, मीडिया ने पढ़ानी है। ठीक, ये रोल अदा नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कोई आएगा तो आइडेंटिफाई करेगा कि मर्ज है क्या। खबर अभी जो करंट अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास, उनमें आपको कौन लगता है ऐसा जो ये अखलाकी हालत सुधार सकता है? किसे रहनुमा करे कोई? खबर देखें आयशा, 2013 के अंदर लंदन राइट्स हुए और वहाँ पे उसके बाद जब मुल्ज़मान पकड़े गए लंदन राइट्स में, उसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, वो जो शॉप लिफ्टिंग हुई, कुछ उसमें ऐसी फैमिलीज़ के अफराद भी शामिल, बाद में पता चला अखबारात के अंदर स्टोरीज छपी को काफ़ी वो सिविलाइज थे, मतलब पैसा भी था, लेकिन फिर जब राइट्स हुए तो जब जहाँ जिसका हाथ लगे वो चीज़ उठाई। रूल ऑफ लॉ क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ की अदालतें फिर 24 घंटे लगी, जो 18 साल से कम बच्चे भी थे उनको भी सजाएं मिली, और ये लिखा गया उनके फैसलों के अंदर जब ये 18 साल को पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर इनको ये सजाएं मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मौजूदा जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, हालात क्या हैं कि जो भी बड़ा पकड़ा जाता है, और पिछले माजी करीब में भी, वो अपने तगड़े वकील करता है और अदालत में जाके अपनी उसकी जान बख्शी हो जाती है। दोबारा से अमेरिका की एक मिसाइल, वहाँ पे 2011 में उनका एक एंथोनी वेनर नामी मेंबर, उनका जो नेशनल असम्बली जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस, उस शख्स के क्या गलती हुई? वो अखलाकियात की हम बात कर रहे हैं, वो करता ये था कि रात को उसको बुरी आदत थी, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें खींच के मुख्तलिफ ख़वातीन को वो फैक्स किया करता था थ्रू डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए। जब वो पकड़ा गया, उसको भी उनके इदारों ने सामने लाया तो उसने भी अपनी फैमिली के साथ माफ़ी मांगी और उसको पब्लिक ऑफिस से निकाल दिया गया।
जिस दिन हमारे मुल्क के अंदर वो अफराद जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, मैं दोबारा कहूँगा, जो ऊपर बैठे हैं, हमारी इशराफिया, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास जिम्मेदारी है, अगर वो हम उनको अकाउंटेबल ठहराना शुरू कर देंगे, चाहे वो किसी भी महकमे से हो, एक आध मिसाल हमारे सामने आ जाएगी कि जो गलती करेगा उसको उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मेरे ख्याल में एक प्रोसेस ठीक होना शुरू हो जाएगा। मौजूदा हुकूमत से जो अच्छे की उम्मीद ये है कि हमने देखा, आपको 2 मिसालें बता देता हूँ। एक मिनिस्टर, अभी मैं नाम नहीं लेता, 2-4 दिनों में हमारे पास एविडेंस आ जाएगा, उस मिनिस्टर की उसने कुछ ऐसे लोगों के साथ डिनर किया जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और उस मिनिस्टर को फारग कर दिया गया। इमरान खान के जब पास वो तस्वीर पहुंची, कोई एविडेंस पहुंचा कि आपके मिनिस्टर साहब इस तरह की व्हीलिंग डीलिंग में मौजूद हैं, कोई किक्स बैक्स का हमें सस्पेक्शन लग रही है, उनको फारग कर दिया गया। एक दूसरे मिनिस्टर साहब के ऊपर भी इसी तरह के शोबात हैं, आने वाले दिनों के अंदर उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और आज़म स्वाति साहब को तो वापस रख लिया, सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशंस थी। देखें आयशा, रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग, फैसला इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने और आपने फैसला नहीं करना। अदालत उज़्मा में वो केस गया, अदालत उज़्मा की तरफ से उनको उस हवाले से बरी किया गया और वो वापस चले गए। हाँ, अदालत उज़्मा की तरफ से फैसला है कि उनको वो वापस नहीं जा सकते, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते, वो बिल्कुल। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इखलाकी सतह के ऊपर, भाई इखलाकी सतह के ऊपर तो वही आप जिस तरह कह रही हैं कि अदालत उज़्मा की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन थी। आप जहांगीर तरीन साहब का तो केस ऑन रिकॉर्ड है ना खबर, उस पे तो आप ये नहीं कहेंगे कि उस पे अदालत उज़्मा ने सिर्फ रिजर्वेशंस दी, फैसला नहीं दिया, वो तो फैसला भी वहाँ मौजूद है। बहरहाल जो पीटीआई की अदालत उज़्मा है वो तो इमरान खान साहब खुद हैं, उन्हें खुद अपना एहतसाब करना है, उसके के बाद वो कह सकेंगे कि चेंज आ रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है बहुत अहम रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब ने दिए है कि झूठ इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। इसी पे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। या साहब, आपको याद होगा ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को धोखेबाज और झूठा करार दिया। जो पाकिस्तान की सियासत है, ये सारा कारोबार ही ऐसा लगता है जैसे झूठ पे इसकी बुनियाद है, इसके बगैर चल नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप तो कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो जो और वो जो हमें कह रहे थे, वो हमें रियासती उसका धोखा कह रहे थे। तो रियासत में धोखादही जो है रियासतकारी का हिस्सा है। वो तो आप बिस्मार्क से लेके पता नहीं कितने हवाले आप दे सकते हैं। बिस्मार्क ने कितना किया, बड़े शहनशाहों ने कितना किया, उसमें झूठ का जो है बिल्कुल उसकी नौयत और होती है। रियासत के तल्लुकात, रियासत के कारोबार में झूठ की नौयत और होती है। रियासत के लिए आप झूठ बोल रहे हैं तो वो कोई झूठ नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो आप रहने दे। जो अपना जो हमारा माशरती जो बीच में है, एक चीज़ है जो हम इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इक़्तिदार अवाम से अवाम नहीं बनाते, दुकानदार तबका नहीं बनाता। जो आपकी अशराफिया डोमिनेंट क्लासेस होती हैं, माशरे के इक़्तिदार उनसे आते हैं। यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि आपकी सारी की सारी जो डोमिनेंट क्लासेस हैं, जिन्हें आप एलीट क्लासेस कहते हैं, सारे के सारे डकैतियों में मुलव्वस हैं। ये किस मुल्क में काबिल तसव्वुर है कि आप कराची जैसे बड़े शहर के 30-35 हज़ार एकड़ ले लें, किसी और बहाने से लें और किसी और को आप दे दें, आप नाम भी आप नहीं ले सकते कि किसने लिए, और वो छुपाने के वो एक मस्जिद आप बना दें और कहें कि हमारे सारे गुनाह जो हैं वो सब हो गए हैं। यूनिवर्सिटी आप बना दें, उससे आपके गुनाह हो गए हैं। वो इतने वसी पैमाने पे है। कई ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, हम खुल के बात नहीं कर सकते, जो इस लूट खसूट में भी शामिल हैं। चर्चिल जो था, सिक्का बंद किस्म का एरिस्टोक्रेट था। एरिस्टोक्रेट को क्या कहते हैं जी उर्दू में? मतलब है कि वो लॉर्ड था, फ्यूडल लॉर्ड किस्म का था। अशराफिया हो गया, अशराफिया का था। वजारत उज़्मा से हटा या रहा, पूरी उम्र वजीर रहा। लंदन में उसका घर कोई नहीं था। लॉर्ड वेवल वाइसरॉय हिंद था। शुमाली अफ्रीका में कमांडर बरतानी फौज का रह चुका था। जब वाइसरॉय हिंद से जा रहा था तो अपने जर्नल में लिखता है कि हमारे पास वहाँ पे घर नहीं है लंदन में, तो इंग्लैंड में, तो पहला प्रॉब्लम हमारा होगा कि हमें घर का करना पड़ेगा।
जब वजीर और वजीर आजम रहता था विंस्टन चर्चिल तो उसकी वो वहाँ से कमाई आती थी, नहीं तो उससे अपनी किताबों से और सहाफत से अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता था। एटली वजीर आजम हुआ बरतानिया का, रिटायर हुआ, उसने शादी थोड़ी लेट की थी, उसकी थोड़ी उम्र ज़्यादा थी, बीवी थोड़ी जवान थी, वजारत उज़्मा से हटा तो उसे सहाफत करनी पड़ी, आर्टिकल लिखने पड़े अपना खर्चा पूरा करने के लिए। जी। हैरोल्ड विल्सन वजीर आजम था, रिटायर हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना, चल नहीं सकता था ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वो जो है हाजिरी वो करता था क्योंकि अलाउंस उसे मिलता था, अलाउंस के बगैर उसका घर का खर्चा नहीं था चलता। ये खुददारी है ये तो। यहां से आप दे, पर ये नहीं है कि यहां नहीं थे। लियाकत अली खान बाकायदा नवाब था, नवाबजादा था, करनाल का नवाब था। यहां जब आया उसने एक मरला भी क्लेम नहीं किया, उसके बैंक बैलेंस कोई नहीं था, उसके बच्चों ने सफर किया, अपनी उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन को उन्होंने फेवर किया। इन्होंने यहां पे झूठ बोले, जो क्लेमों के जमाने के जो झूठ बोले गए, जो आपकी बुनियाद, इस रियासत की बुनियाद का हिस्सा बन गए। माल रोड पे 1-2 बिल्डिंग्स के सिवाय मुसलमानों की कोई बिल्डिंग नहीं थी जी, सारी हिंदू और सिखों की थी। ठीक है, बुनियादें अच्छी थी लेकिन उसको कैरी सारे नहीं किया गया। तो वहां बुनियादें ठीक थी, बुनियादें खराब कर दी गई हैं। जैसे खबर कह रहे हैं कोई मिसाल नहीं हमारी तारीख में जिसे फॉलो जहाँ करें। से अयाज साहब ने बात ख़त्म की है, बिल्कुल दुरुस्त वो कह रहे हैं कि ये तब्दीली आती है या लीडरशिप से आती है या एजुकेशन से आती है। लियाकत अली ख़ान तक, उसके बाद क्या हुआ? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए, उन्हें इख्तियार मिलना चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई सॉलिड पॉलिटिकल बंदा लीडरशिप के करीब जा सकता है? मैं पिछले 25-30 साल के जर्नलिज्म में मैंने देखा है कि एक शख्स 4-4 दफ़ा पार्टीज़ बदलता है, कभी वो पीपल्स पार्टी में चला जाता है, कभी वो नून में चला जाता है। तो ये जब हमारी अखलाकी सूरत हाल होगी तो इसका इम्पैक्ट नई नस्ल पे क्या होगा? देखिए, ये एक अच्छी बात थी कि इमरान खान साहब जब करप्शन के ख़िलाफ़ अलम लेके निकले और पाकिस्तान की नई नस्ल ने उनका साथ दिया। उसके बाद जब वो कंटेनर पे चढ़ गए और वो जो ओए ओए वाली सियासत शुरू हुई तो वही नई नस्ल उनसे मायूस होती गई। होता क्या है, देखिए मैं समझता हूँ कि हमारे तो हीरो भी जाली हैं। आप अपनी सियासी तारीख में उठा के देख लें कि एक वक्त में मैं और अयाज साहब जनाब जुलूस में होते थे अदलिया की आज़ादी की तारीख में, इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए क्या करैक्टर निकला उनका। उसके बाद आपने सियासी लीडरशिप देख लें कि नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, हमने कहा जी वो झूठे हैं, वो मकार हैं वो। और अब जो पाकिस्तान की सबसे दयानतदार लीडरशिप आई तो ज़रा सूरत हाल देख ले क्या है कि वही सारा कचरा उन पार्टियों का उठा के अपने साथ बना लिया। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टॉपिक आज जो आपने सेलेक्ट किया है। कम अज़ कम इसमें कोई एक बात तो ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि हम में से कौन कितना सच बोलता है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त कहा है कि सबसे बड़ी तारीखी हकीकत यही है कि हम लोग झूठे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी कोर्टों के अंदर, हमारी कचहरी के अंदर, हमारे जर्नलिज्म के अंदर, क्या कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सबसे बड़ी बात हमारी कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या होता है, जितना बड़ा करप्ट सियासतदान होता है वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक है? दो ही तरीके हैं इसके। हाँ, लेकिन देखें उलमाए किराम का भी काम होता है माशरे में, उनके अंदर भी देख लेना वो कौन लोग, वो उलमाए किराम कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे सियासत में आए, झूठ नहीं बोलते वो। तो देखिए, इसके दो ही तरीके हैं जी। एक तो तरीका ये है कि जो आपकी लीडरशिप है, माशरे की लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उलमा भी आते हैं। हर प्रोफेशन में एक लीडरशिप क्लास होती है जो लीड करती है। अदारों के अंदर भी हाँ, हर जगह के जो सरबराह हैं। देखिए, अदारों में जाहिर है, अदारों में अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे, चीफ जस्टिस और टॉप लेवल फ्रॉम टॉप, इसी तरह आर्मी की, मिलिट्री की बात करेंगे, मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है। हाँ, उलमा में जो उनके सीनियर लोग हैं, हर प्रोफेशन में एक लीडरशिप मौजूद होती है। पहला काम तो लीडरशिप ने एक मिसाल कायम करनी होती है। अपने से जो जूनियर लोग होते हैं, जो आपको देख के आगे आ रहे होते हैं, उनके लिए मिसाल कायम करनी होती है। दूसरा तरीका इसकी तालीम है। तालीमी निज़ाम से आप बच्चे की सोच को बदलते हैं, उसकी तरजीहात बनाते हैं, उसको ये बताते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि ये ग्लास गंदा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे जहन में एक क्राइटेरिया मौजूद है गंदगी का, जिसकी बुनियाद पे मैं ये जजमेंट पास कर रहा हूँ। इसी तरह आपको ये पढ़ाना ज़रूरी है स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल से 5वीं 6ठी जमात से, 4थी 5वीं से शुरू करके आप आ जाइए। पढ़ाया नहीं जाता ग्रीड इज अ कर्स, 7 डेडली सिंस के बारे में पढ़ाया जाता है। अमल जब तक नहीं होगा,
आप अपने घर में नहीं देखेंगे अमल होता हुआ, आपके साथ नहीं करेंगे अमल। ग्रीड इसके नज़में पढ़ने से या स्टेटमेंट से बात नहीं है, आपको ज़िंदगी से रिलेट करना है, आपको ये बताना है कि आपकी रेलेवेंस माशरे में क्या है और माशरे में अपने हैसियत से आपने क्या किरदार अदा करना है। तो आप जो हैं उसको, जैसे मैंने पहले कहा था कि आप सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ाइए बच्चे को, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट उनको पढ़ाइए, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ाइए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था यहाँ लाहौर में, तो ये ट्रैफिक किस तरह चलती है, ये लाइटें किस तरह बदलती हैं, ये हमने स्कूल में सीखा हुआ है। उस वक्त स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, अब स्कूल में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। अब आके पिछले चंद साल से हमारे यहाँ पुलिस वालों ने स्कूल में जाना शुरू किया है, तो बच्चों को वो ट्रैफिक के बारे में बताते हैं। जब तक आप एक शख्स के जहन में शख्स की जिम्मेदारी और माशरे के फ़र्द की जिम्मेदारी ये नहीं बताएंगे, आपका माशरा बदल नहीं। आपके यहाँ जो शादी का अमल है, किसी दयानतदार ऑफिसर को कोई बंदा अपनी बच्ची देने के लिए तैयार नहीं है, ये आपका मुआशरा है ना। कि कल जो वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर मुजाहरा हुआ है, जिन लोगों ने मुजाहरा किया है वो सिविल सर्विस के लोग थे। मैं हैरान हुआ कि वो 50-50 हज़ार रुपये सैलरी, 50 हज़ार रुपये की सैलरी में बच्चे नहीं पढ़ा सकते, और फिर हम कहेंगे जी वो सच भी बोले, वो दयानतदारी भी। लेकिन उसमें फ़र्क है ना कि आपके जो है ना नखरे भी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना। हमारी बुनियादी तरबियत ही खत्म हो गई ना। आपके नखरे बड़े हैं, आपको बच्चा चाहे वो FA में पढ़ता है, गाड़ी चाहिए उसके लिए, उसको चाहिए। जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाया जाए, जब यहाँ स्कूल से पढ़ के कोई निकलता है बाहर, सिस्टम टोटली ऑपोजिट दिखता है कि यहाँ पर तो सच का कोई खरीदारी नहीं है और झूठ के गाहक जा बजा दिखाई देते हैं। इसके बगैर तरक्की नहीं मिलती पाकिस्तान में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दूर होगी? हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि आपने सच बोलना है और तरक्की करना है? आयशा, ये आपका बहुत अहम सवाल है। प्रोफेसर साहब भी ठीक बातें कर रहे हैं, सलमान गनी साहब भी कोई गलत बात नहीं कर रहे। मसला ये है कि हम, मेरे ख्याल में हम तमाम लोगों का एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस है कि इस मुल्क की अखलाकियात को अगर बेहतर होना है और इस हमारे मुआशरे को बेहतर होना है, तो ये ऊपर से लेके नीचे चीज़ ट्रांसफ़र होनी है। पिछले 2-4 साल के दौरान इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या डिस्कस हो रहा है? इशू ये डिस्कस हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया। अदालतों के अंदर केसेस, मीडिया के ऊपर डिस्कशन, हर रोज़ 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम। आजकल ज़रदारी साहब की फैमिली के हवाले से भी वही खबरें, फेक बैंक अकाउंट्स, एक नरेटिव। 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, आप उनके जो सेकंड और थर्ड ईयर लीडरान से मिलें, यकीन करें वो मानते हैं कि हाँ यार 2 नंबरी हुई है। पीपल्स पार्टी वाले भी मानते हैं और नून लीग वाले भी मानते हैं, लेकिन चूंकि आपकी लीडरशिप जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं है कि वो माने कि जी हमने गलती की, हमने गलत तरीके से पैसा कमाया। लिहाजा मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अब नई उनकी सियासत शुरू हुई है। वो ज़्यादा वक्त उनका किस चीज़ पे गुजर रहा है कि जी हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादती हो रही है, ये जो मेरे वालिद साहब के पैसे हैं, जो मेरे अकाउंट, जो मेरे एसेट्स हैं 1-1.5 अरब के, वो भी साफ़ हैं। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा, उनका जो बयानिया है, सारी की सारी सियासत किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। यकीन करें, मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी विश है कि जो दोनों हमारे लीडरान हैं, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं देखा। एक सबसे बड़े ओहदे सदर के ओहदे पे रहे और दूसरे माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। किसी दिन आ जाए फोरम के ऊपर और मान ले कि हाँ हमारे से ये गलती हुई, इसमें हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, हम ये गलती एक्सेप्ट करते हैं और ना अपने आप को जो पब्लिक लाइफ से लहदा करते हैं और ये हमारे से गलती है, ये हम हमारा आप चाह रहे हैं कि वो कन्फेस करें। वो तो चोर डकैत थे ना। खावर साहब, इतनी सादा बात नहीं है कि वो अपनी गलतियां माने। अगर गलतियां मानने वाले होते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही ना। एक्सप्लेन करें ऐसा। वो तो चोर डकैत थे ना। मसीहों की बात कर लेना, अब तो मसीहा हैं, मतलब वो बशरों से ऊपर हैं। और किसी और मुल्क में ये जो वज़ीर हटाए गए थे वो भैंस की वजह से, मैं उन वज़ीर का नाम नहीं लेता, वो किसी और मुल्क में वज़ीर दोबारा बन सकते थे। वो साहब जो हैं भैंस वाले, वो जो भैंस वाले हैं वो अमेरिका नहीं जा सकते, ये सारों को पता है। क्यों नहीं जा सकते? और तीनों पार्टियों ने कबूल किया, ये भी बताएं क्यों किया। तीनों पार्टियों ने कबूल किया, तीनों ने वज़ीर बनाया। ये जो मसीहे हैं जिनका मस्कन ऊपर वो पहाड़ों की चट्टानों पे, बनी गाला की तू है शाहीन है, वो क्या है तू बनी गाला पे रहता है, तू पता नहीं क्या कर और क्या कर। और इनके गिर्द आपने कभी कोई गरीब आदमी भी देखा है? कोई
ये जो सारे बुखारी ATM और मशीनें तरीन हैं। और ये नामी इनमें करामी कोई भी ATM आपने मशीनें हैं। देखा है कि नहीं, कोई सारी की सारी, अब क्या क्या ये जो है ये आयशा, बाकी ये चीजें जी बेताबिए across the board है, बेताबिए बिल्कुल इसमें जज्बात, मुझे PTI पता है, वाले भी मुझे शामिल गरीब हैं। को भी बात करने दें। वो अच्छा, वो ये कह रहे हैं खावर कि अक्रॉस द बोर्ड है, पीटीआई वालों के लिए भी यही सर पैमाना है। हाँ। देखें बात सुने, मैंने लियाकत अली खान का एक आपको मिसाल दी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा ज़मींदार सब कुछ था। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा था अयूब खान का, नई कैपिटल बन रही है, उसका एक प्लॉट इस्लामाबाद में नहीं था, उसने कोई एक प्लॉट लाहौर में नहीं बनाया। उनके दामाद हैं, वो एक बड़े हाउसिंग सोसाइटी वाले हैं, उनका नाम मेरे बिल्कुल जहन से सही। उतर जाता है। बिल्कुल सही। इतना बड़ा घर नहीं उसने दिया, जी। किला दिया, किला। जी। यार आप सियासत में हैं, पार्टी के सरबराह हैं, आप किसी प्राइवेट डेवलपर से जी। आप इतना किला ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेके आप इजलासें कर बात रहे जाती हैं। वो ये बात आपकी हावी बात होता है यार साहब, और वो बहुत जो दिलचस्प है, वो जो गुफ्तगू, है बहुत दिलचस्प गुफ्तगू ये यार साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार, ज़ाहिर है इस सिलसिले को तो फिलहाल ब्रेक नहीं लग रही, लेकिन इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो गई कि किस तरह से तदारुक किया जा सकता है माशरे में पाए जाने वाले इन रुझानात का। सबसे पहले अशराफिया को अपना एहतसाब करना होगा। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। अब कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। मुल्की सियासत किस मूड में है, क्योंकि शेख रशीद साहब तो ये बता रहे हैं कि ईद के बाद चेंजेस होंगी कैबिनेट में मजीद, और ईद के बाद ही ये तवक्को की जा रही है कि अपोजिशन कोई तहरीक चला सकती है या कम अज़ कम आगाज़ कर सकती है। इस पोजीशन में है सलमान साहब अपोजिशन? देखें, अभी तक तो अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई कि वो ईद के बाद कोई एहतजाजी तहरीक चलाने में संजीदा है या कोई बड़ा। ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त कोई मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन है तो वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है। बात ये कि मुझे तो ये खौफ है कि सियासी जमातें एहतजाज करती रहती हैं, वो आजकल भी जो एहतजाज के गोले चला रही हैं, लेकिन आने वाले कल के अंदर अगर यही सूरत-ए-हाल इसी शरह से महंगाई जारी रही और लोगों के चूल्हे बुझते चले गए, तो फिर मुझे लगता है कि फिर भूख और नंग जब सड़कों पर आता है तो फिर जो रियासती इदारे होते हैं वो रियासत के पाबंद होते हैं, वो हुकूमतों के पाबंद नहीं होते। और खौफ मेरा यही है कि ना अपोजिशन में इतनी सख्त है, ना उनका सियासी केस है। देखें, वो केस अपने पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं, वो चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं कि जी ये डिलीवर नहीं कर सके, तो वही सारे एतराज़ात खुद उन पे हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि लोगों ने तवक्कुआत लगाई थी, लोगों के अंदर एक मायूसी है और महंगाई ने उनका जीना जीरन किया हुआ है। और अगर इसी सूरत-ए-हाल से महंगाई जारी रही तो फिर लोग अज खुद आएंगे और जो लीडरलेस मॉब होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ठीक, ये जो बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, अवाम सिर्फ हुकूमत से ही नहीं अपोजिशन से भी मायूस है, आप एग्री करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि ख्वाहिश तो ज़रूर है अपोजिशन में, लेकिन ख्वाहिश का होना और हकीकत का क्या है वो बड़ा फ़र्क है, और डिसअपॉइंटमेंट दोनों तरफ से है। यानी हुकूमत की कारकर्दगी से भी लोगों को शिकायत हैं, लेकिन उसके साथ जो मुतबादिल जो क़ुव्वतें मौजूद हैं, जो मुतबादिल पेश कर रही हैं, उनके दौर भी तो कोई ऐसे मुख्तलिफ नहीं थे। यही चीज़ें जो आज आप देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने उसका रोना रोया। मैं समझता हूँ कि अगर उस पिछले ज़माने के अखबारात को उठा के देखें ना, जो सुर्खियाँ लगती हैं अखबारात के अंदर पीपल पार्टी के दौर के और फिर PMLN के दौर के और PTI के दौर के, तो आपको पता लगेगा कि महंगाई के हवाले से मोर और लेस एक ही किस्म की हेडलाइंस जो हैं वो फर्स्ट पेज की स्टोरीज़ वो चल रही होती हैं, सिर्फ नाम बदल गए होते हैं। तो इसलिए कि अपोजिशन कोई मुतबादिल पेश नहीं कर रही। जो PPP है वो ज़रदारी बचाओ तहरीक बनी हुई है, और PMLN जो है ऑल्टरनेट नहीं दे रही, वो दिफा कर रही है। तो जब तक आप एक नया रास्ता नहीं देते, एक नई सिमत नहीं दिखाते, कुछ नया विजन नहीं देते, उस वक्त तक कामयाबी के इम्कानात नज़र नहीं आते। हाँ, एक जुलूस निकालना, एक बड़ा हंगामा करना, लेकिन अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए लाजिम होगा कि सस्टेन्ड पॉलिटिकल एजिटेशन चले कुछ तवील अरसे के लिए, जिससे हुकूमत पैरालाइज हो जाए। उसके फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। क्या चांसेस खबर आपको लगते हैं अपोजिशन के इकट्ठे होने के ईद के बाद? देखें, सलमान गनी साहब के साथ मैं पूरी तरह मुतफिक हूँ इस इशू के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत किसी और ने नहीं करनी। जो इनकी जो गवर्नेंस पिछले 9 महीने में
सामने नज़र आई है वही है। देखें, हम पहले दिन से ये इशू हाईलाइट करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो एक उनको मुनासिब टीम बनानी चाहिए थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपनी काबीना में, वो हमें नज़र नहीं आ रही, और उसके रिजल्ट्स हमने देख भी लिए, और हमने कहा कि इनको ये वज़रा चेंज करने पड़ेंगे। तब्दीली आ गई है, अब काबीना में तो हमें तब्दीली आती हुई नज़र आ गई है। आप देखते हैं कि क्या इस तब्दीली के असरात जो गवर्नेंस के ऊपर भी आते हैं या नहीं आते। बजट है, बजट के जो नेक्स्ट 4-6 महीने अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी मुआशी सिमत किस तरफ है, कहाँ जा रही है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है जिसको सामने रखते हुए वो लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ कि जी आए इस हुकूमत के हमने अगेंस्ट जाना है, हुकूमत ये ज़्यादती करी है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है। सारे का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर ही है। अब इमरान खान को ये सोचना और समझना है कि उसने अपनी हुकूमत को कैसे आगे लेके जाना है। यार साहब कह चुके हैं हुकूमत तकरीबन मफलूज है, अगर अपोजिशन भी मफलूज हो, कोई अवाम के लिए बात ना करे तो हुकूमत अगर इतनी मफलूज नहीं भी तो अपोजिशन जो है इस मौजूदा सूरत हाल में इर्रेलेवेंट है। जो मेन चीज़ है, जो इकनॉमिक हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, इकनॉमिक क्राइसिस के बीच में हम हैं, और आइंदा भी जो मुस्तकबिल करीब है उसमें ये इकनॉमिक्स जो मुआशी सूरत हाल है इसने मज़ीद ख़राब होना है। वो तो वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए, वो तो खुद कह चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ आवाम के ऊपर और जो कौमी कॉन्शियसनेस और जहन के ऊपर होगी वो ये माशी सूरत हाल है। तो कौम इसी सख्ते में अब थोड़ी सी है और इसी में से उसने गुजरना है। हमें कुछ सबक सीखना चाहिए, और ममालिक का जो ऐसे अदवार में से गुजर चुके हैं वहाँ बहुत ख़राब सूरत हाल रही है। हम तो ये 7-8-9% जो है अफरात ज़र का रो रहे हैं, कई ममालिक में तो बहुत ज़्यादा अफरात ज़र रही है। बस देखें कि आगे क्या होता है। अपोजिशन इर्रेलेवेंट है, ये कुछ और रियासती इदारे जो सलमान साहब बात करें कि वो रियासत के साथ खड़े होते हैं ऐसी सिचुएशन में। नहीं आयशा, मैंने उसमें इसलिए हवाला दिया, हमने एहतजाजी तहरीकें देखी हैं। होता क्या है कि जब एहतजाजी तहरीकें जोर पकड़ती हैं, 77 में क्या हुआ था, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसी सिस्टम को गनीमत समझना चाहिए। इसी सिस्टम में से देखिए, बात ये कि ये सिस्टम चलेगा तो दूसरों की बारी आएगी। ये सिस्टम अगर टूटा तो शाम और लीबिया की हालत आप देख लें, इराक की, शाम की और लीबिया की हालत देख लें। सिस्टम नहीं चलता रहेगा। सिस्टम ये क्या बेस्ट ऑप्शन है खबर? बेस्ट ऑप्शन यही है कि एक जो बात हो रही है ना कि मिसाके मईशत, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हैं, उनको सबको पता है कि इस वक्त हमारे खजाने की, हमारे मुल्क की मुआशी हालत क्या है, उसके ऊपर सर्टन मेजर ऐसे कभी नहीं होता। मेजर इंडिकेटर्स मिसाके मईशत नहीं हो सकता, ये कहना है यार साहब का। ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। प्रोग्राम अभी अगला नेक्स्ट भी बाकी है, उसमें इस पर हम बात करेंगे इस नुक्ते पर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.